क्या होता है, जो सो रहा है उसको सोने दीजिए, ठीक है। ये वीडियो भी अपलोड नहीं करूंगा मैं, पता भी नहीं चलेगा कि क्या पढ़ाया गया, ठीक है। ध्यान से देखें, एक एक करके आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। हमने ये चीज पढ़ा था कि अगर हम फोकाई से, एलिप्स के फोकाई से अगर हम कोई भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उस एलिप्स के टेंजेंट तक, ठीक है, तो वो जो टेंजेंट और उस लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा परपेंडिकुलर का, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमेशा कहां पे लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्किल पे लाई करेगा, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, हम एक एलिप्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इलिप्स पे अगर हमको कोई भी पॉइंट लेना हुआ, वो पॉइंट हम किस तरीके से लेंगे, कैसा होगा वो पॉइंट, ए cos थीटा कोमा बी sin थीटा। अब इस ए cos थीटा कोमा बी sin थीटा पे जो टेंजेंट बनेगा, उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, x बाई ए cos थीटा प्लस y बाई बी sin थीटा इक्वल टू 1। ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। इसको p नाम दे देते हैं, टेंजेंट एट p, इसका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, फोकस जो होगा, ये अगर हमने स्टैंडर्ड इलिप्स लिया तो इसका फोकाई जो होगा, फोकाई क्या होगा, प्लस माइनस ए कॉमा 0, ठीक है, सबको पता है ये चीज। अब ध्यान से देखिए, ये जो टेंजेंट हो गया, इस टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, इसका हम m1 से नाम रख देते हैं। इस टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या होता है, a बाई बी। a कितना है इसमें, cos थीटा बाई a, ठीक है। b कितना है इसमें, sin थीटा बाई b, यानी कि क्या हो जाएगा इसका, माइनस बी कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा, ठीक है। इसको चलो हम लोग नाम रख देते हैं P1 P2, टेंजेंट का नाम P1 P2 हो गया। अब ये टेंजेंट का नाम P1 P2 हो गया, अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ठीक है, टेंजेंट का ये स्लोप हो गया, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो भी S1 P1 कुछ भी रख लेंगे, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो भी स्लोप होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका स्लोप क्या होगा, ए साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा। आ गया समझ में, मान लेते हैं S1P ही मान लेते हैं, ये वाला लाइन ही मान लेते हैं S1P, ठीक है। S1P का स्लोप कितना हो जाएगा, a sin थीटा बाई b cos थीटा, किसके हिसाब से, हमारे पास प्रॉपर्टी था m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, ठीक है। सबको पता, इतना सबको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। उसके बाद अब ये जब स्लोप निकल गया, क्या मैं S1P का इक्वेशन निकाल सकता हूं, ये हमारा पॉइंट हो गया प्लस माइनस ए कॉमा 0, ये हमारा पॉइंट हो गया, सॉरी, ये हमारा पॉइंट हो गया प्लस ए कॉमा 0, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट हो गया माइनस 0। क्या मैं इस PS1 P1 S1 का इक्वेशन निकाल सकता हूं, मेरे को स्लोप पता है, मेरे को एक पॉइंट पता है, क्या मैं PS1 Y1 का, सॉरी, P1 S1 का इक्वेशन निकाल सकता हूं क्या, आए, अरे गधा साहब, बोलो बोलो, बोला करो, तभी ना पता चलेगा कि पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। देख रहा है, फिर से नहीं बोल रहे, क्या मेरा आवाज नहीं पहुंच रहा है, या मतलब क्या दिक्कत क्या है, क्या आएगा इक्वेशन ऑफ P1 S1, जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगा, या फिर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई, कैसा इक्वेशन आएगा, हमारे पास एक पॉइंट है, चलिए हम कोई भी ले लेते हैं ए कॉमा 0, ठीक है। एक पॉइंट है, हमारे पास स्लोप है, तो इक्वेशन क्या हो जाता है, y माइनस y1 मतलब क्या, 0 इज इक्वल टू m का मतलब कितना होगा, ये साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा, ठीक है। इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, बाद में देख लेंगे वो, इज इक्वल टू x माइनस x1 कितना है हमारे पास, e है, तो इक्वेशन क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा, और इधर कितना आ जाएगा, x माइनस ए, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को हल्का सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कैसे देखने को मिलेगा, y इंटू बी कॉस थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है, a साइन थीटा x माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं,
ठीक है, सॉरी ए स्क्वायर ई साइन थीटा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर ई साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए साइन थीटा एक्स ए साइन थीटा माइनस वाई बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनते हुए जाइएगा, नहीं तो ये पूरा का पूरा दिमाग से आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं a इधर कॉमन ले लूं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, और b इधर तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, a e साइन थीटा ए स्क्वायर ई साइन थीटा है, तो हम लोग इधर लिख सकते हैं, दोनों तरफ अगर हम b से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x a साइन थीटा बाई b माइनस y b cos थीटा बाई b इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई साइन थीटा, ठीक है, बाई b, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इधर b और b कट जाएगा। उसके बाद दोनों तरफ अगर हम a से डिवाइड कर दें तो x साइन थीटा बाई b माइनस y cos थीटा बाई a सॉरी y cos थीटा बाई a इज इक्वल टू a e साइन थीटा बाई b। ठीक है, अगर हम लोग प्लस माइनस ए कॉमा जीरो यूज करें, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो यूज करें तो इधर प्लस माइनस आ जाएगा, बस दोनों मैंने कि दोनों इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहां तक समझ में आया सबको, क्या क्या गया? अरे आए कि नहीं कथा सब? ठीक है, ध्यान से देखो, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन था, ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन था, ये टेंजेंट का इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा चीज, ये हमारा किसका इक्वेशन निकल गया, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका इक्वेशन निकल गया। ठीक है, ये टेंजेंट का इक्वेशन था, इसको हमने 1 नंबर से सेव कर लिया। ये परपेंडिकुलर का इक्वेशन था, उसको हमने 2 नंबर से सेव कर लिया। हमें ये लोकस प्रूफ करके बताना है कि ऐसा होता है। ठीक है, वैसे याद रखने से भी काम चल जाता, बट मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कैसा होता है। तो ये प्लस माइनस ए साइन थीटा बाई बी इस तरीके का चीजें आ गया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा 1 और 2। ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन, और ये हो गया 1 हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। अगर यानी कि हमने इसका भी इक्वेशन निकाल लिया, हमने इसका भी इक्वेशन निकाल लिया। ठीक है, अब अगर मेरे को इंटरसेक्टिंग यानी कि P1 या P2 पॉइंट निकालना है तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करता हूं मैं, 1 और 2 को स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि स्क्वायर करने से मेरे को सेम टाइप का चीजें दिख रहा है, x बाई बी साइन थीटा y cos थीटा बाई a, और इधर भी दिख रहा है x बाई a cos थीटा y बाई b साइन थीटा। ठीक है, तो अगर मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दूं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो हमारे पास किस तरीके की चीजें आएंगी, इसको स्क्वायर कर देंगे तो x बाई a cos थीटा, x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, x बाई बी साइन थीटा माइनस वाई बाई ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, इधर तो 1 है तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर, इधर 1 है, हाँ इधर 1 है तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर, प्लस इधर क्या हमारे पास ए साइन थीटा बाई बी होल स्क्वायर, ए साइन थीटा बाई बी का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट हम लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा सॉल्व करने में, ध्यान से देखिएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से, इधर हमें मिल जाएगा x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इधर आ जाएगा y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर आ जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स वाई बाई ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2xy बाई ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये निकल के आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इक्वल टू 1 प्लस कितना निकल के आएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर का थीटा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ये निकल के आएगा हम लोगों के पास। ठीक है, अब जब फाइनली ये निकल के आ गया, ध्यान से देखिएगा, इसमें से हमें क्या पता चल रहा है, ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, 2xy बाई ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद इधर देखिए, इधर ऑब्जर्व कीजिए, मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, या फिर हम ऐसे नहीं करके सिंपली ऐसे कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, हाँ गड़बड़ा गया, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा इधर, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। चलो बढ़िया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, ठीक है, सिंपली एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस इधर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस अगर मैं वाई स्क्वायर को कॉमन ले लूं, वाई स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन लेने से हमारे पास ये चीजें बन जाएंगी। उसके बाद इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। ध्यान से देखते हुए जाइएगा दोनों चीजें, वरना गड़बड़ी हो जाएगा सारा का सारा चीजें। ठीक है, इसको लेफ्ट साइड में ऐसे ही रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हुए जाइएगा, इसको मैनिपुलेशन करके क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हम लोग ये बनाने की कोशिश करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखते हुए जाइएगा, इसको हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इधर अगर मैं दोनों तरफ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर से दोनों साइड जो है वो मल्टीप्लाई, सॉरी ए स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ओके, देखते हुए जाइएगा, एक बार अचानक से नजर हटेगी तो सारा का सारा चीजें गड़बड़ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा अजीब टाइप का कैलकुलेशन बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, कौन बताएगा, ई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है इलिप्स में, 1 minus b square by a square. 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इलिप्स में 1 माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करके डायरेक्ट करने से भी काम बन जाएगा। ठीक है, चलो हम ई का ही वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट, उससे थोड़ा आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ई का वैल्यू पुट करें तो मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ई का वैल्यू कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और ये आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ये है। ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, बहुत बढ़िया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, ये नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको फिर से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हाँ, अब ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें से अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इधर आ गया, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, अरे यार, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, Cos square theta. देख रहा है, ये भी बताना पड़ रहा है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस Cos square theta. हाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा नीचे, ए स्क्वायर
बी स्क्वायर। समझ में आया सबको कैलकुलेशन ये कैसे किया गया? या फिर इस कैलकुलेशन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें इस तरीके का चीजें मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर, इधर क्या निकला cos स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। तो सबका सब सेम चीजें निकल गया, यानी कि इसको इसको कॉमन लेके मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, एलिमिनेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट है, हमारा रिजल्ट क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखते हुए जाइएगा, सारा चीज पानी की तरह साफ हो गया है। इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास हो जाएगा फाइनली। हम लोग क्या, मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ, कैंसलिंग cos स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। इधर से ये कॉमन आ जाएगा और इसमें के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना बचेगा, सिंपली ए स्क्वायर। ठीक है, हमारे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा, ऑक्सिलरी सर्किल। ठीक है, तो यानी कि हमने जब उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जब हमने लोकस निकाला तो हमें वो लोकस देखने को क्या मिल गया, ऑक्सिलरी सर्किल देखने को मिल गया। ठीक है, लोकस क्या देखने को मिल गया, ऑक्सिलरी सर्कल देखने को मिल गया। ठीक है, यानी कि जो भी इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग निकाल रहे थे, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच में जो रिलेशन आया, एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन आया, वो रिलेशन क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये किसका इक्वेशन है, ये ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यह जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमेशा किस पे लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्किल पे लाई करेगा। आया समझ में? इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पूरा का पूरा प्रूफ आप लोग याद रखें, सिंपल सा इस पॉइंट को याद रखिए। आईआईटी ये कभी प्रूफ नहीं पूछेगा कि इसका प्रूफ क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, बट फिर भी डेरिवेशन हल्का सा याद रहता है, तो प्रोसेस में रहता है कि किस तरीके से काम होता है। बट इसमें अगर आप पॉइंट याद रखिएगा तभी काम चल जाएगा। हमें सिंपल सा पॉइंट याद रखना है कि फोकस से किसी भी टेंजेंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमेशा ऑक्सिलरी सर्किल पे लाई करेगा। आया समझ में? ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ध्यान से देखिए। दूसरा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है। दूसरा पॉइंट आता है कि प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोकाई प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट्स। ठीक है, ऑफ द इलिप्स, एक स्टैंडर्ड इलिप्स की ज्यादातर हम लोग बात करते हैं, मैंने पहले ही बताया था। ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये जो इक्वल टू 1 एक इलिप्स है, वो हो जाता है हमारा बी स्क्वायर। प्रोडक्ट हमेशा बी स्क्वायर। प्रोडक्ट के मतलब ये क्या बात किया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। इस इलिप्स को ले लेते हैं, बड़े ही सुंदर सा इलिप्स है ये, बार बार इलिप्स बनाना नहीं पड़े। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट। क्या ये लाइन पढ़ के कोई मेरे को बता सकता है कि इसमें एक्चुअली में बोला क्या जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट टू द इलिप्स इज दिस। एनीवन? इतने दिन हो गए पढ़े लिखे के, कम से कम थोड़ा तो दिमाग काम कर रहा होगा। क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स मतलब किस चीज की बात कर रहे हैं, P1 P2 P1 P2। हाँ, किस चीज का प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट किस चीज का किया जाता है,
लेंथ का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें वैल्यू होगा, इसमें ना तो इक्वेशन होगा ना तो पॉइंट होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लेंथ होगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट, यानी कि P1 S1 और P2 S2 की बात किया जा रहा है इसमें। आया समझ में? ठीक है। इस चीज को निकालने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं प्रूफ, देखिएगा। इसका प्रूफ के लिए क्या करते हैं हम लोग, टेंजेंट का कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक इलिप्स है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, गुड मॉर्निंग। ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कोई भी एक टेंजेंट ले लूं इस इलिप्स में, वो भी स्लोप फॉर्म में, तो स्लोप फॉर्म में इलिप्स का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस कुछ भी ले लो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यही ना होता है इक्वेशन, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, mx माइनस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0, हम ऐसे भी लिख सकते हैं टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। अब चलिए एक का नाम हम ले लेते हैं P1, दूसरे का नाम हम ले लेते हैं, सॉरी लेंथ में गड़बड़ी हो जाएगा, P1 P2, ठीक है। चलो मैं यही, हाँ मैं यही नाम रख देता हूँ, P1 S1 और P2 S2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, P1 S1 और P2 S2 ही नाम रख देता हूँ। तो यानी कि हमारा जो एक लेंथ है वो कितना है, P1 S1 है, हमारा जो दूसरा परपेंडिकुलर लेंथ है वो कितना है, P2 S2 है। कोई भी परपेंडिकुलर्स, दो परपेंडिकुलर्स का अगर प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे को इसी तरीके का सिचुएशन आएगा, ठीक है। अब मेरे को कोई बता सकता है कि ये P1 S1 कितना निकल के आएगा, एनीवन? P1 S1 इक्वल टू कितना निकल सकता है, कैसे निकल सकता है? ये परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकलेगा P1 S1? क्या होगा आप लोगों का यार, जबकि टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू mx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम। सर x की जगह a ही पुट करेंगे और y की जगह 0। सर x की जगह a ही पुट करेंगे और y की जगह 0। और फिर लेंथ आ जाएगा, लेंथ ऐसे निकाला जाता है, क्या होगा, ऐसे कैसे चलेगा? आए बताइए, आदित्य, लाची, बाकी लोग कौन है, रिया, रिया तो बोल दिया अभी, बताइए किस तरीके से निकलेगा? ये लेंथ कैसे निकलेगा P1 S1? ऐसे तो 50 साल लग जाएंगे सिलेबस सर इसमें x की जगह a ही डालेंगे और बस, और अगर नहीं पढ़ा हूं तो डिवाइडेड बाय a e का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर और बस डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर। फॉर्मूला है ना, a प्लस b प्लस c बॉन्ड में और डिनोमिनेटर में 2 प्लस c बॉन्ड में और डिनोमिनेटर में 2 कितनी बार आप लोग को बताना पड़ेगा यार, मेरा दिमाग खराब हो जाता है ये सब चीजों से। अगर मेरे पास कोई लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कहीं पे एक मेरे पास पॉइंट है Px1, y1, इस Px1 y1 से अगर मैं ये परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करना चाहता हूँ किसी लाइन पे, मान लेते हैं Pm, तो जो Pm का वैल्यू आता है वो कितना आता है, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। पता नहीं कहाँ आ गया हूं मैं, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, P1 S1 इंटू P2 S2, ध्यान से देखिएगा, P1 S1 इंटू P2 S2, ठीक है। थोड़ा जगह बना लेते हैं, ये बस कुछ नहीं है, बेसिक चीजों के वजह से आपका, अगर आप लोगों का गड़बड़ी हो रहा है, बेसिक क्लियर रखिए हमेशा, ठीक है। चलिए P1 S1 इंटू P2 S2, ठीक है, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास इक्वेशन आ गया ए, सबसे पहला पॉइंट है ए ई कॉमा 0 और दूसरा पॉइंट है माइनस ए ई कॉमा 0, दोनों से डिस्टेंस लिया गया है, तो ये कितना आ जाएगा, ए ई एम, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ,
y का कोफिशिएंट कितना है -1 यानी कि 1 प्लस एम स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है, इनटू दूसरा क्या हो जाएगा माइनस ए ई एम, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y तो 0 है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ऊपर डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाला देखिए नीचे वाला तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, ऊपर क्या होगा देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म बनेगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास निकल के आ जाएगा ए ई एम का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मैं सिंपली बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, इतना लंबा हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ई का वैल्यू क्या पुट सॉरी ई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग आगे पुट कर देंगे 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब उसका वैल्यू निकल के आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली इधर जो पॉइंट हमें मिलेगा, इधर मिलेगा 1 प्लस एम स्क्वायर और इधर जो भी है ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ई स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो आखिर में जाके हमें जो वैल्यू मिलेगा वो बी स्क्वायर मिलेगा आफ्टर सॉल्विंग। ठीक है, क्योंकि यही वैल्यू मिलने वाला है, हमें पता है, हमने पॉइंट भी लिखा है, तो हम लोग फालतू में ये सारा कैलकुलेशन नहीं करते, आप लोगों को बढ़िया सा कैलकुलेशन आता है, आप लोग घर में बैठ के आराम से करते रहिएगा। ठीक है, बोलने का मतलब सिंपल सा ये है, ध्यान से समझिएगा कि किसी भी टेंजेंट पे अगर मैं दो फोकाई से यानी कि एक इस वाले फोकस से दो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, दोनों परपेंडिकुलर का जो प्रोडक्ट होगा लेंथ का वो किसके बी स्क्वायर के निकल के आएगा, बी स्क्वायर बी मतलब व्हाट इज बी minor axis length of minor axis सेमी माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो देखो मेन चीज है कि हमें पॉइंट याद रहना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि फोकस से अगर किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो कहां पे लाई करता है, ऑक्सिलरी सर्किल पे। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि फोकाई से अगर कोई भी दोनों फोकाई से, ये भी याद रहिएगा, किसी भी टेंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उन दोनों परपेंडिकुलर का अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं तो प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो इक्वल टू सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर निकलता है। ठीक है, सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर निकलते हैं। थर्ड एक पॉइंट और पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस चीज को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल से याद रखिएगा, टेंजेंट एट दी एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटस रेक्टम, ठीक है मैं LR लिख देता हूं, टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटस रेक्टम passes through the tangent at the extremities of the latus rectum passes through the corresponding foot of directrix। ठीक है, passes through the corresponding foot of directrix on major axis। ठीक है, लेटस रेक्टम क्या होता है, व्हाट इज लेटस रेक्टम? कॉर्ड ऐसा कॉर्ड जो एलिप्स का दोनों एंड पॉइंट पे टर्मिनेट, किस टाइप का कॉर्ड, ऐसा कॉर्ड जो एलिप्स का दोनों एंड पॉइंट पे टर्मिनेट हो जाता है सर, एलिप्स का एंड पॉइंट, किसके एंड पॉइंट में क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है सर ऐसा फोकल कॉर्ड जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो। लेटस रेक्टम क्या होता है सर ऐसा फोकल कॉर्ड जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल या फिर एक डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करे, क्या होगा, ऐसा फोकल कॉर्ड जो डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करे, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल नहीं, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग ये सब चीजें याद रखिए यार, अब चैप्टर खत्म होने वाला है, 1-2 क्लास बचा है इसमें। ठीक है, अभी भी अगर ये सब हरकतें होंगी तो दिक्कत हो जाएगा। हमारे पास एक इस तरीके का एक कॉर्ड है जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या होता है, और उसका एंड पॉइंट
कितनी बार बता चुका हूँ यार। सर उसका अधिक एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। हाँ वेरी गुड, तू भी 2 बार बोल ले। ठीक है, चलिए इसका नाम हम रख देते हैं L1, इसका नाम हम रख देते हैं L2। ठीक है, इसका नाम L1 और L2 हमने नाम रख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हमारा L1 और L2। ये हमारा लेटस रेक्टम हो गया L1 और L2। अब बोला गया है टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए लेटस रेक्टम। एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए लेटस रेक्टम मतलब टेंजेंट जो है यहाँ से जो टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है, वो क्या करता है, पासेस थ्रू द करस्पॉन्डिंग फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑन मेजर एक्सिस। बोलने का मतलब है कि यहाँ से अगर कोई हमारा टेंजेंट बन के आया और टेंजेंट गड़बड़ बन गया, यहाँ से अगर कोई इस तरीके से एक टेंजेंट आया, ठीक है, फिर गड़बड़ बन गया। यहाँ से अगर ऐसे कोई एक टेंजेंट आया, यस सर, आ रहा है। मुझे गड़बड़ी बनने दीजिए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ वेरी गुड। ठीक है, भावनाओं पे मत जाना, ड्राइंग पे मत जाना। एक टेंजेंट आया ऐसे करके, यहाँ से दूसरा टेंजेंट बनाएंगे तो दूसरा टेंजेंट आएगा ऐसे करके, दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और ये वो वाला पॉइंट होगा जहां से क्या करेगा, एक हमारा डायरेक्ट्रिक्स पास करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, ध्यान रखना ऐसा। सही लाइन पे आ जा। हाँ ठीक है, तो ये होता है हमारे क्या पहला पॉइंट। इसमें क्या बोला जाता है, ध्यान से समझिएगा कि अगर हमारे पास कोई भी, मैं लेटस रेक्टम ले लूं, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से अगर मैं कोई भी टेंजेंट बनाऊं, ठीक है, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से अगर मैं कोई भी टेंजेंट बनाऊं तो दोनों टेंजेंट जो होता है जाके मेजर एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, और मेजर एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट से हमारा क्या पास होता है, डायरेक्ट्रिक्स पास होता है। ठीक है, आया समझ में, पॉइंट समझ में आया क्या बोला गया? ये सब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये सब बड़े मतलब हार्ड हार्ड शब्द यूज करता है, बट अगर हम आसान भाषा में आम इंसान की तरह समझे तो चीजें ये बोला गया है कि लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट अगर मैं कोई भी टेंजेंट बनाऊं, वो टेंजेंट जाके क्या करता है, मेजर एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है दोनों एक ही पॉइंट पे, और वो कौन सा पॉइंट होता है, वो वाला पॉइंट होता है जहां से क्या करता है, हमारा डायरेक्ट्रिक्स पास करता है। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग इसीलिए बोला गया है क्योंकि अगर ये वाला फोकस है, सॉरी ये वाला लेटस रेक्टम है, तो इसके पास वाला जो डायरेक्ट्रिक्स अगर यहां से हम लोगों ने ड्रॉ किया तो इसके पास वाला जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा इस तरीके से। ठीक है, और इसका जो लेटस रेक्टम होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा। इसका टेंजेंट जो पास करेगा वो इस तरीके से पास करेगा, इसका टेंजेंट जो पास करेगा वो इस तरीके से पास करेगा। ठीक है, यानी कि अब ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी देखिए, ये किसी के इलिप्स के साथ डायरेक्टली है। ठीक है, इसमें कोई इक्वेशन की बात नहीं किया जा रहा है, इसमें किसी भी चीज का बात नहीं किया जा रहा है। ये वाला पॉइंट भी देखिए, इसमें भी कोई इक्वेशन की बात नहीं किया जा रहा है, ये सिंपली बोला गया है। ठीक है, बट पहला वाला पॉइंट जो है वो भी किसी का पॉइंट के इक्वेशन के साथ बात नहीं किया गया, वो सिंपल एक पॉइंट है। ध्यान से समझिएगा, कभी भी अगर इक्वेशन का जिक्र नहीं आता है, सिंपल सा चीजें बताया गया है कि कोई भी अगर मैं फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं टेंजेंट पे और उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो ऑक्सिलरी सर्किल पे पास करता है, तो ये सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए नहीं, ये दुनिया का कहीं भी इलिप्स हो, इलिप्स चाहे ऐसे करके हो फर्क नहीं पड़ता, इलिप्स अगर ऐसे करके हुआ तब भी वो कंडीशन जो है हमेशा फॉलो करेगा। अगर मैं फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो हमेशा जाके ऑक्सिलरी सर्किल पे ही इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा वाला पॉइंट हमें क्या बताएगा, दूसरा वाला पॉइंट हमें बताया गया कि दो परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया उनका जो लेंथ होगा, लेंथ का जो प्रोडक्ट होगा, लेंथ का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर होगा। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि कोई भी अगर हमारे पास लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, वो टेंजेंट जाके हमेशा कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, वो टेंजेंट जाके हमेशा डायरेक्ट्रिक्स के फुट में इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि टेंजेंट जाके जो मेजर एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा और वो वाला पॉइंट होगा जहां से हमारा डायरेक्ट्रिक्स क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है, एक पॉइंट और है, आखिरी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, इसको देख लेते हैं, और ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। ठीक है, किसी भी हालत में सारे पॉइंट याद रखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 ये आखिरी पॉइंट है, उसके बाद ये वाला पार्ट खत्म है। ठीक है, ये आखिरी पॉइंट क्या है इसको हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आखिरी पॉइंट हमारे पास आ जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इस तरीके का है कुछ, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ध्यान से देखिएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स समझने की कोशिश कीजिएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स बिटवीन द, वीडियो बंद हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा वापस से। ठीक है, वापस से ज्वाइन कर लीजिएगा। बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द पॉइंट वेयर इट मीट्स एंड द पॉइंट
where it meets where it meets the directrix the and where it meet the directrix subtends a right angle subtends a right angle ठीक है subtends a right angle at the corresponding focus at the corresponding focus ठीक है क्या लिख दिया मैंने at the corresponding focus ठीक है यानी कि क्या बोला गया लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको बोला जाता है व्हाट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है हाँ जहाँ पे टेंजेंट और कर्व जो है मीट करेगा उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ठीक है ध्यान से देखिएगा ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें बोला गया है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द पॉइंट वेयर इट मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स ठीक है लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि टेंजेंट का लेंथ कहां के बीच में मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे डायरेक्ट्रिक्स है ठीक है अब ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया ठीक है ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया इसका नाम रख देते हैं P और ये डायरेक्ट्रिक्स को जाके मीट कर रहा है इसका नाम हमने रख दिया Q ठीक है अब ये जो टेंजेंट मीट किया ये डायरेक्ट्रिक्स को मीट किया अब ये जो लेंथ हो गया ये लेंथ अगर फोकस पे कोई भी एंगल सबटेंड करता है यानी कि इसके एंड पॉइंट से अगर मैं फोकस पे कोई भी एंगल बनाऊंगा ठीक है इसके एंड पॉइंट से अगर मैं फोकस में कोई भी एंगल बनाऊंगा कोई भी एंगल सबटेंड करूंगा तब ये जो एंगल बनेगा ये एंगल हमेशा कितना होगा राइट एंगल होगा राइट एंगल का मतलब क्या होगा यानी कि ये जो एंगल PSQ होगा ये हमेशा कितना होगा 90 डिग्री होगा यानी कि हमेशा कितना होगा π/2 होगा ये बोला जा रहा है ठीक है तो ये प्रॉपर्टी हमारा आखिरी वाला प्रॉपर्टी था तो टोटल 4 प्रॉपर्टी हमने एक बार सर लास्ट वाला फिर से समझाइएगा ध्यान से सुनिएगा सबसे पहला प्रॉपर्टी हमें बोला गया है टेंजेंट में हाँ एक बार सर लास्ट वाला फिर से समझाइएगा तो हाँ लास्ट वाला बोला गया है कि अगर हमारे पास कोई भी एक टेंजेंट है टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये टेंजेंट जाके वापस से डायरेक्ट्रिक्स को क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तब ये जो PQ लेंथ है ठीक है ये PQ लेंथ से अगर मैं फोकस पे कोई भी एक एंगल सबटेंड करूं तो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा तो एंगल सबटेंड कैसे करेगा इसके एंड पॉइंट से फोकस तक लाइन ड्रॉ कर दिया इसके एंड पॉइंट से फोकस तक लाइन ड्रॉ कर दिया ये जो लेंथ है PQ S पे जो एंगल सबटेंड करेगा एंगल होगा 90 डिग्री होगा ठीक है ये बोला गया है यानी कि चारों पॉइंट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाफट हाँ चारों पॉइंट फटाफट रिवीजन कर ये बस पॉइंट याद रखिए ये पूरा का पूरा आप लोगों को ये समझने की जरूरत नहीं है उतना अगर नहीं समझ में आता है तो बस पॉइंट को भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा बट अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए इतना कोई खतरनाक सा चीज नहीं है बस देखने में खतरनाक लग रहा है ठीक है तो सबसे पहला चीज हमें क्या याद रखना है अगर फोकस से टेंजेंट पे कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो कहां से पास करेगा हमेशा ऑक्सिलरी सर्किल से पास करेगा दूसरा चीज ध्यान से याद रखिए दूसरा चीज हमारे पास क्या है कि अगर उसी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उन दोनों परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू b² होगा तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट से अगर मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूं वो टेंजेंट दोनों जाके सेम मेजर एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है ठीक है और उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमारा डायरेक्ट्रिक्स भी पास होता है ठीक है आसान भाषा में याद रखना इंसानों की तरह आम इंसान की तरह तीसरा पॉइंट बोला गया है कि अगर कोई भी मेरे पास एक टेंजेंट है टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और साथ ही साथ टेंजेंट जाके जब डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट करता है उन दोनों के बीच का जो लेंथ है अगर उस लेंथ को लेके मैं एक एंगल सबटेंड कराऊं फोकस में तब जो वो एंगल बनेगा वो एंगल कितना डिग्री एंगल बनेगा 90 डिग्री एंगल बनेगा आया समझ में तो ये 4 पॉइंट है हमारे पास जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चारों पॉइंट को याद रखना है आप लोगों को ठीक है अब देखिए इन चारों पॉइंट को यूज करके हमें क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ठीक है हमारे पास एक क्वेश्चन है इफ F1 एंड F2 आर द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ठीक है इफ F1 एंड F2 आर द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स
from foci S1 and S2 of the ellipse this on the tangent at any point P on the ellipse, then prove that SF1 plus FS2 is greater than or equal to 8। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला गया है कि हमारे पास एक इलिप्स है और इलिप्स जो है वो स्टैंडर्ड इलिप्स है, क्योंकि क्वेश्चन देखने में पता चल जा रहा है। ठीक है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। ठीक है, if f1 and f2 are the feet of the perpendiculars from foci s1 and s2 on the ellipse to any tangent। ठीक है, कोई भी एक टेंजेंट है हमारे पास, तो कोई भी एक टेंजेंट चलो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, कोई भी एक टेंजेंट। ठीक है, फोकस से, यानी कि ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, इसका नाम रख देते हैं S1, इसका नाम रख देते हैं S2। मान लेते हैं फोकस से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, फोकस से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, फ्रॉम द इफ F1 एंड F2 आर द फीट, तो ये हमारा हो गया F1 और ये हमारा हो गया F2। ठीक है, हमें बोला गया कि S1 F1, सबसे पहला चीज S1 F1 प्लस S2 F2 हमें प्रूफ करना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको। और जो इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। सबसे पहला चीज, एक चीज ध्यान पे रखिए, सबसे पहला चीज जो हमें बताना है, क्या मैं बता सकता हूं कि S1 F1 प्लस S2 F2 इसका वैल्यू कितना होगा? सॉरी, प्लस लिख बी स्क्वायर के बराबर है। 16 S1 F1 इंटू S2 F2 16 इसका वैल्यू 16 कितना होगा इक्वेशन को देख के? यस सर, बी स्क्वायर के बराबर है। बी स्क्वायर मतलब 16 इसका वैल्यू 16 हो गया। इतना सबको क्लियर है? 16 इतना सबको क्लियर है? ठीक है, यस सर। अब चलिए एक चीज बताइए, कोई भी नंबर अगर मैं S1 F1 प्लस S2 F2 किसी भी नंबर को स्क्वायर करूं, ठीक है, कोई भी जो स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, सबको पता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? S1 F1 प्लस S, रुक जाओ, ऐसे करने से शायद आंसर आएगा नहीं आएगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इन इक्वेशन वाला प्रोसेस तो किया हमने। हाँ, एक और चीज बहुत ही बढ़िया, इससे एक और चीज समझ में आया। मैंने आप लोगों को बहुत पहले एक चीज पढ़ाया था कि कभी भी इनइक्वालिटी वाला चीज आए तो हमारे दिमाग में एक चीज आना चाहिए। इस तरीके का इनइक्वालिटी वाला चीज आए तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट हमेशा आना चाहिए इनइक्वालिटी के फॉर्म में। क्या पॉइंट है वो? अगर सम भी दिख रहा है, प्रोडक्ट भी दिख रहा है। तो सही चीज बोलना चाह रहा है वो, लेकिन उसका आवाज आपका आवाज बीच में कट जाता है। हाँ, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया। AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। ठीक है, मैंने बहुत बार बताया था कि इस पॉइंट को याद रखना है कि AM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, हमेशा याद रखना है। अगर इन दोनों का मैं AM निकालूं तो SF1 प्लस SF2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। GM मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ SF1 प्लस सॉरी इनटू SF2, ये हो जाएगा। AM और GM सर क्या होता है? हाँ बोलिए, SF2 डिवाइडेड बाय 2, बोलिए, ये स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा? AM और GM सर क्या होता है? यस सर। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये क्लास 11th का आपका चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ओके सर, यस सर, समझ। हाँ, तो ये इसको देख लेना, चैप्टर में देख लेना, एक छोटा सा पॉइंट है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, समझ में आ जाएगा। या फिर समझ में नहीं भी आता है तो याद रख लो कि ये याद रखने से भी काम बन जाएगा। कोई भी नंबर है A B C, कितना भी नंबर है फर्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए सबसे पहला चीज। एरिथमेटिक मीन जो होता है सम ऑफ ऑल द नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, कितना है? C प्लस D, कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 4। और ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ, या फिर स्क्वायर रूट नहीं भी लिखोगे तो कितना नंबर है हमारे पास? चारों नंबर है, चारों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, B इंटू सी इंटू डी, उसका टू दी पावर 1 बाय जितना नंबर है वो लिख देना है। ठीक है, इसमें 2 नंबर था तो ऐसा आ गया, तो यह आ जाएगा SF1 प्लस SF2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। आया समझ में? क्लियर हो गया? कोई टफ क्वेश्चन नहीं, बड़े आसान सा क्वेश्चन है, एक लाइन पे निकल गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
ठीक है, चलिए अगला एक पॉइंट के बारे में हम लोग समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल क्या होता है? व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल क्या होता है? अरे बोलिएगा। अरे बोलो, नॉर्मल क्या होता है? सब चीज बताना पड़ेगा एक एक करके। मेरा आवाज नहीं पहुंच रहा है क्या? हेलो। मिस्टर गुप्ता, बताइए क्या होता है नॉर्मल? लाची। सेंटर से टेंजेंट पे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ नॉर्मल करते क्या हैं होता जिसको है? नॉर्मल बोलते हैं। perpendicular सेंटर से जब lines. टेंजेंट पे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो अब उसको इसमें तो नॉर्मल सेंटर बोलते है हैं। ही नहीं, इसमें तो सर्किल थोड़ी है, इसमें थोड़ी सेंटर से पास करेगा। वो तो सर्किल के केस The में तो ये dots इक्वेशन are प्रूव हो जाता है कि वो सेंटर से पास करता है। perpendicular line. देखिए ध्यान से, नॉर्मल The मतलब dots are perpendicular line. नॉर्मल मतलब ऐसा एक लाइन, ठीक है, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। दूसरा चीज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगा, ठीक है, दूसरा चीज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगा। अब सर्कल के केस में क्या हो जाता है, अगर कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो वो हमेशा सेंटर से पास हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास एक इलिप्स है, ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे पास एक इलिप्स है इस तरीके का, ठीक है, उस इलिप्स में अगर हमारे पास एक टेंजेंट है, ठीक है, इलिप्स में हमारे पास एक टेंजेंट है, हमारे पास एक टेंजेंट है। अब उस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, इसका नाम रख दिया P। अगर उस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर एक टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन पास होता है तो उस लाइन का नाम होता है नॉर्मल, ठीक है, उस लाइन का नाम हो जाता है नॉर्मल, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टेंजेंट, ठीक है। तो क्या होता है कि टेंजेंट और जो इलिप्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या फिर किसी भी कर्व का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो एक टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन पास करेगा उस लाइन का नाम होता है नॉर्मल। सर्कल के केस में क्या हो जाता है, सर्कल के केस में एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो जाता है कि अगर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो वो हमेशा सेंटर से पास करता है, तो इसीलिए नॉर्मल में जो होता है वो भी सेंटर से पास करने लगता है, ठीक है। इसका इक्वेशन देखते हैं, इक्वेशन सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल। जैसे टेंजेंट एट ए पॉइंट होता है, सबसे पहला जो होता है नॉर्मल भी एट ए पॉइंट होता है। नॉर्मल एट ए पॉइंट पी x1 कोमा y1, ठीक है। इसका मतलब ध्यान से समझना, अगर हमारे पास एक इलिप्स है, ठीक है, इलिप्स पे कोई एक टेंजेंट है, ठीक है, और कोई एक नॉर्मल है इस तरीके से पास कर रहा है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट p x1 कोमा y1 दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारा हो गया टेंजेंट, ठीक है, और ये हमारा हो गया नॉर्मल। क्या कोई मेरे को बता सकता है कि इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? -1 होगा। इस P पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? -1 होगा। -1 कहां से हो जाएगा यार? -1 तो एक फिक्स्ड हो गया, मैं फिक्स्ड वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे कहीं भी। टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? टेंजेंट का इक्वेशन कितना होता है x1 y1 पॉइंट पे? अगर मैं एक नॉर्मल का इक्वेशन ले लूं, सॉरी, इलिप्स का इक्वेशन ले लूं, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट का इक्वेशन आएगा एट द पॉइंट p x1 y1, वो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा?
क्या हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन, x इंटू एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस y इंटू वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका स्लोप कितना हो गया, टेंजेंट लिख दिया मैंने, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, -x1/a divided by y/b, y1/b. अब मेरे को पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है आप लोगों को। -x1/a divided by y/b, y1/b. y1 बाई बी स्क्वायर, बी कहाँ से आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -x1 ए, सॉरी -x1 बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय y1 ए स्क्वायर। y1 a square by x1 b square. तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल y1 a square by x1 b square. स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, y1 a स्क्वायर x1 b स्क्वायर। ठीक है, और नॉर्मल भी जो है इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो नॉर्मल का जो इक्वेशन है वो कितना आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p x1 y1, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई वन ए स्क्वायर बाई x1 b स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके तोड़ मड़ोड़ के मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रख लेना। ठीक है, इसका जो इक्वेशन निकल के आएगा फाइनली, इसको रिप्रेजेंट करके अलग अलग फॉर्म में सिंप्लीफाई करके वो आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक नॉर्मल का इक्वेशन आ गया ये हमारे पास, नॉर्मल एट ए पॉइंट। अब पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, ठीक है दूसरा देखते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल वाला पॉइंट है हमारा, जो x1 जो p वाला पॉइंट था x1 y1, इस p वाले पॉइंट को हम लोग क्या पुट कर देंगे, a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है, a cos थीटा b sin थीटा पुट कर देंगे तो नॉर्मल का जो इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर एक्स बाई ए cos थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका इक्वेशन कितना निकल के आएगा, सिंपल सा इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और ए कट जाएगा, ए कॉस का हो गया ए सेक एक्स सॉरी एक्स इंटू ए सेक थीटा माइनस वाई इंटू बी कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे भी छोड़ दो या तो ऐसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम चीज है दोनों। ठीक है, या तो हम लोग ए एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख के इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा किसका इक्वेशन आ गया, ये हमारा इक्वेशन आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब कौन से पॉइंट पे, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा वाले पॉइंट पे। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, इसके भी कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे टेंजेंट के कुछ कुछ पॉइंट्स आया हमारे पास, ठीक उसी तरीके से नॉर्मल के भी कुछ कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये नॉर्मल वाला है, नॉर्मल को याद रखिए। जिस तरीके से टेंजेंट का अलग अलग पॉइंट आया, अलग अलग इक्वेशन आया, तो इक्वेशन तो हमने देख लिया, उसी तरीके से नॉर्मल का भी अलग अलग क्या आता है हमारे पास, पॉइंट्स आता है। ठीक है, वो अलग अलग नॉर्मल के पॉइंट्स क्या होता है उस चीज को देखते हैं, हल्का सा डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन करने के लिए लग जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल, इसको प्रॉपर्टीज के नाम से देख देते हैं। नॉर्मल के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है हम लोगों के पास, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है कि नॉर्मल अदर देन मेजर एक्सिस, ठीक है, नेवर
passes through normal other than major axis never passes through the focus. ठीक है, जो हमारा फोकस है, सॉरी, जो हमारा मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस ही एक इकलौता नॉर्मल है जो क्या करता है, दोनों फोकस से पास करता है। उसके अलावा कोई भी ऐसा नॉर्मल नहीं है जो फोकस से पास करेगा, याद रखिएगा। मेजर एक्सिस ही एक ऐसा नॉर्मल है जो हमेशा फोकस से पास करता है। अगर हमसे पूछा जाता है कि ये कौन सा नॉर्मल है जो फोकस से पास करता है, उस नॉर्मल का नाम क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस। ठीक है, उसके बाद दो तीन प्रॉपर्टीज और हैं हम लोगों के पास, ज्यादा नहीं है, बस दो तीन प्रॉपर्टीज है, उस दो तीन प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। बस एक आखिरी पॉइंट बचेगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन क्या होता है, T इक्वल टू कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट, यानी कि किसी कॉर्ड का अगर मिडिल पॉइंट दिया हुआ होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, T is equal to S1. T is equal to S1। बस ये दो चीजें बचा हुआ, इसको तो कुछ पढ़ना है नहीं, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास जो है यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीजें मैं अभी पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, ये सारी चीजों को आराम से सर टेस्ट में ये भी चैप्टर आएगा, पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। सर टेस्ट में ये भी चैप्टर आएगा। हाँ, इसके भी एक दो क्वेश्चंस आएंगे तो पढ़ लीजिएगा। टेस्ट में जो आप लोग के चैप्टर आने वाले हैं, मैट्राइसिस आने वाले हैं, डिटर्मिनेंट आने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। टेस्ट में आप लोग को जो जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ वो पूरा आएगा। मैट्राइसिस आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, उसके बाद इलिप्स के एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे, बट ज्यादातर मैट्राइसिस डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आएंगे। इलिप्स के एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, और हो सकता है कि फंक्शन के भी एक दो बेसिक क्वेश्चन आ जाए जो आप लोग को पूछा जाए कैसे क्या होगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन वाला भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग को पढ़ने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए, ये 4 चैप्टर आएंगे, अच्छे से पढ़िएगा।